चलिए स्टूडेंट्स, हमने जो पेपर स्टार्ट किया हुआ था उसको मैं दोबारा कर लेता हूँ, क्योंकि पहले मैं मैकबुक से था ना, उस पर से लिखा नहीं जा रहा था। अब देखिए, आपको नजर आ रहा होगा बेटा, कोई बच्चा मुझे कंफर्म कर दे, मेरी आवाज और स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स? जी। जी बेटा, कोई बच्चा कंफर्म कर दे मुझे, आवाज आ रही है मेरी और स्क्रीन भी नजर आ रही है या नहीं? हरी अप। हाँ जी भाई। जी स्टूडेंट्स, बताइएगा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी बेटा, कोई बच्चा कंफर्म कर दे मुझे। हेलो आरिश। ओके, अच्छा आप लोग बोल नहीं सकते, वेट अ मिनट। अब देखिए जी बेटा, अब जरा देखिएगा। अब चल रहा सर। जी सर। जी अच्छा सर, आज मैं इस पे फर्दर भी बेटा रिसर्च करूंगा, आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। फर्दर भी इस पे रिसर्च करता रहूंगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर आए, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई कैल्शियम हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन बेरियम। अब ऑप्शंस नहीं देखने भाई, पहले ऑप्शंस देखने के बजाय पहले अब ये देखो कि ये आपका एक एलिमेंट है कैल्शियम, एक है बेरियम। इनको आपने मेल्ट करना है। मेल्ट करने के लिए यू नीड टू ब्रेक द मेटेलिक बॉन्ड। आपको बेटा मेटेलिक बॉन्ड ब्रेक करना होगा ना, अगर आपने मेटल्स को मेल्ट करना है तो आपको मेटेलिक बॉन्ड ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो अब आप बेटा इसमें ये सोचोगे कि मेटेलिक बॉन्ड, बेटा अपने माइक ऑफ कर दें। आपने ये सोचना है कि मेटेलिक बॉन्ड कहाँ स्ट्रॉन्गर है। कैल्शियम देखें, इस तरह आ रहा है ना, ये आपके पास आ, ये ब्रिलियम है, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। आपको पता है जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है ना, वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। चार्ज ऑन दी आइन, चार्ज तो सब पर 2+2+ है। फिर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी बेटा सबके पास दो दो ही हैं। और तीसरा क्या फैक्टर है, जरा बताएंगे शाबाश, तीसरा फैक्टर क्या है भाई? साइज ऑफ साइज। द आइन। चार्ज साइज ऑफ डेंसिटी। द आइन, बेटा जितना, शाबाश, चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं। साइज ऑफ द आइन जितना स्मॉल होगा ना, उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। तो आप देखें कैल्शियम के टाइम या बेरियम के टाइम किसका साइज स्मॉल है भाई? कैल्शियम। तो कैल्शियम आयन जो है उसका साइज स्मॉल है, वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से मेटेलिक बॉन्ड कैल्शियम में स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू बेरियम। तो कैल्शियम केटाइंस आर स्मॉलर देन बेरियम केटाइन एंड हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू दी डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। बीसीडी को देख लें, द स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम इज पार्टली जाइंट मॉलिक्यूलर। ये बिल्कुल अजीब से कहीं बात कर रहा है। जो स्ट्रक्चर कैल्शियम का होगा वही बेरियम का भी होगा। बोथ हैव जॉइंट स्ट्रक्चर। देयर आर मोर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इन कैल्शियम, गलत है, दोनों में सेम नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। देयर इज अ ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन द बेरियम एटम्स एज दे हैव मोर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन शेल देन कैल्शियम। नहीं। अब आपको बेटा देखें, आपको मेन वजह पता होनी चाहिए कि मेटल्स हैं, मेटल्स को मेल्ट करना है तो यू नीड टू ब्रेक द मेटेलिक बॉन्ड। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 3। थ्री स्टेटमेंट्स अबाउट द पोटाशियम, three statements about the potassium and chlorine and their ions are listed. The atomic radius of potassium is greater than the atomic radius of chlorine. देखो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होता है। और यहाँ तो एक और मसला भी है। देखो ना, इस तरह पीरियोडिक टेबल में सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन हीलियम, नियॉन, आर्गोन एंड देन पोटाशियम। देखो भाई, पोटाशियम एटम और क्लोरीन एटम की बात कर रहा है, तो बताओ जरा कि किसका रेडियस बड़ा होगा? पोटाशियम चौथे पीरियड में है, इट हैज 4 शेल। क्लोरीन तीसरे पीरियड में है, इट हैज 3 शेल्स। तो भाई जिसके पास 4 शेल हैं उसका साइज बड़ा होगा। तो द एटॉमिक रेडियस ऑफ पोटाशियम एटम इज ग्रेटर देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन। ये बात बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखो, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन। ये बात गलत नहीं है भाई? बताएं जरा। गलत है। ये बात गलत है, जी। उसकी रीजन ये है कि पोटाशियम
जो एटम है उसके पास 4 शेल हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लेसर आयोनाइजेशन एनर्जी, और द आयोनिक रेडियस ऑफ पोटेशियम आयन इज ग्रेटर देन द आयोनिक रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन। ये इंटरेस्टिंग है, इसको जरा देखते हैं भाई। देखो जो पोटेशियम है ना K+ और क्लोराइड है Cl-। अब देखो 19 इसके पास प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन होंगे ना भाई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। जबकि अगर आप क्लोरीन को देखो, क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और कितने प्रोटॉन्स हैं भाई? 17 प्रोटॉन है। बताइएगा जी न्यूक्लियर पुल किसका ज्यादा है? देखो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास सेम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके पास ज्यादा है? बोलिएगा जरा। पोटेशियम कैटायन। अब क्लोरीन। है क्लोरीन के पास कहाँ ज्यादा प्रोटॉन है भाई? प्रोटॉन देखें कितने हैं क्लोरीन के पास। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 नहीं होता क्या? जी सॉरी, तो पोटेशियम। पोटेशियम आयन हैज मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर पुल यहां ज्यादा है। जब मोर न्यूक्लियर पुल होगा तो ये क्या करेगा भाई? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से पोटेशियम आयन का साइज स्मॉल होगा, ग्रेटर नहीं होगा। इसकी जगह स्मॉल होना चाहिए था, स्मॉलर। और क्लोराइड आयन में वीक न्यूक्लियर पुल है, वीक न्यूक्लियर पुल की वजह से क्लोराइड आयन का साइज बिगर होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देखना। जब इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो आपने न्यूक्लियर पुल की बेस पहले तो आप देख लिया करें क्या शेल का डिफरेंस तो नहीं है, तो अब शेल का डिफरेंस तो नहीं है। दोनों के पास 3-3 शेल हैं, क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिव आयन की फॉर्म में उसका आखिरी शेल खत्म हो गया। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पोटेशियम आयन के पास ज्यादा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल स्ट्रॉन्ग, पोटेशियम आयन का साइज स्मॉल होना चाहिए था, इसने उल्टा लिखा हुआ है, तो 3 भी गलत है। तो ओनली ए इज करेक्ट। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए आपका ठीक होगा। फॉर विच इक्विलिब्रियम डू बोथ ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड Kc एंड Kp हैव नो यूनिट। बड़ा उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें जिसमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड। बड़ा इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड कहां पर आ रहे हैं? ABCD में ए। ए में आ रहे हैं। देखो ए में अगर आप Kc लिखोगे ना, तो ऊपर क्या है आपके पास? Hi है ना, इसकी पावर 2, और नीचे H2 और I2 है। आप स्क्वायर ब्रैकेट्स देखो, जो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, तो ऊपर 2 दफा आ रहा है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, नीचे भी 2 दफा आ रहा है। तो जब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना बेटा, जब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं तो वो उसमें यूनिट्स कट जाती हैं, नो यूनिट, चाहे Kc हो या Kp हो। तो ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है द कैल्शियम कार्बाइड reacts with water as shown. The data below the equation shown in kilojoules per mole. The standard enthalpies of formation of the compound involved. What is the standard enthalpy change of the reaction shown? देखो ये आपके नीचे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है। देखो ये जब कैल्शियम कार्बाइड फॉर्म हो रहा है तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, जब वाटर फॉर्म हो रहा है तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, जब कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, और जब C2H2 फॉर्म होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। और आपने ये फाइंड आउट करना है। तो यहां से रूट बेटा बना लो, बस सिंपल। ये एक रूट हो गया और ये आपका दूसरा रूट हो गया। तो इस रूट में क्या आ रहा है बेटा? इस रूट में ये वैल्यूज आ रही हैं आपके पास। देखो मैं मार्क करता हूँ, ये और ये। और दूसरे रूट में ये आ रहा है, ये और ये। तो आप कर लोगे इसमें -60 -286 delta H naught of reaction is equal to -635 plus 228। पर ये आपने फाइंड आउट करना है डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन। तो -635 प्लस 228 प्लस 60 और प्लस 286, क्या आंसर आ रहा है जी? बताइएगा जरा। -61। बी। -61, बी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये वेरिएंट है 1-1 ना, और 1-1 में आपको कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो आपने कभी सिलेबस में डिस्कस ना की हो, क्योंकि ये थोड़ा सा ये है डिफरेंट जोन का पेपर, तो उसमें सिलेबस थोड़ा सा फर्क हो सकता है। 19-20 कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। जिस तरह ये क्वेश्चन है, in the sodium chloride lattice the number of chloride ion that surround each sodium ion is called the coordination number of the sodium. What are the coordination number of the sodium ion and the chloride ion in sodium chloride structure? देखो
ये जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है जरा सुन लो। सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये होता है कि ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आइन। ये बीच में मैं लाइन अभी हटा दूंगा। ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आइन। बड़ा ये जो एक सोडियम को 6 क्लोराइड आइन सराउंड कर रहे हैं ना, तो यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना वो सोडियम का, वो आप बोलेंगे 6 है कि 6 क्लोराइड उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसी तरीके से ईच क्लोराइड आइन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आइन। ये सोडियम क्लोराइड का भाई स्ट्रक्चर है। सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है कि एक सोडियम को 6 क्लोराइड आइन सराउंड कर रहे हैं और एक क्लोराइड को 6 सोडियम सराउंड कर रहे हैं। तो ये जो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और क्लोराइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो जरा फिर देख लो, इन द सोडियम क्लोराइड द लैटिस द क्लोराइड in the sodium chloride lattice, the number of chloride ion that surround each sodium ion is called coordination number of the sodium. What are the coordination number of sodium ion and the chloride ion in the sodium chloride lattice? तो आपने ये बात याद रखनी है, अदरवाइज आप नहीं बता। अच्छा, अब आप कहेंगे भाई हम किन किन कंपाउंड्स का याद रखें, तो आप सिर्फ सोडियम क्लोराइड का ही याद रखें। वैसे सीजियम क्लोराइड जो है ना, सीजियम ग्रुप 1 में ही आता है। देखो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। बड़ा सीजियम का साइज सोडियम के मुकाबले में बड़ा है छोटा है, ये बताएं। बड़ा है। तो बड़ा। अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए फिर भी कुछ ना कुछ, कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है ना तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता है। सीजियम के पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है। सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8 है। क्यों भाई? साइज बढ़ गया। जब साइज बढ़ेगा तो जाहिर बात है उसको ज्यादा आइन सराउंड कर सकते हैं ना। लेकिन आपको सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही याद रखना है बेटा। सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कि एक सोडियम को 6 क्लोराइड और एक क्लोराइड को 6 सोडियम। तो इस लिहाज से जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा? 6। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन है, हिस्टिडीन इज एन अमाइनो एसिड, व्हाट आर द अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल ऑफ 1, 2 एंड 3? देखिए जो बॉन्ड एंगल 1 है ना, इसमें कार्बन के पास बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई? 1, 2, डबल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड के तौर पर ट्रीट करेंगे 3। तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0। तो आपको ये बात पता है बेटा, जब भी 3 बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर 0 हो, जैसा कि BF3 होता था, BF3, तो एंगल क्या होगा? 120। तो एंगल 1 इज 120। अब अगर आप देखो एंगल 3 पर, तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड पेयर है भाई। कार्बन के पास 4 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर 0। तो जब कार्बन के पास बेटा 4 बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर 0 होगा, तो 109.5। तो एंगल 3 जो है ना वो 109.5 है। तो ये आंसर होगा भी आपका। और जो नाइट्रोजन है ना, जो नाइट्रोजन है ना बेटा, नाइट्रोजन के पास देखो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। तो इसका जो एंगल होना था, वैसे तो इसका एंगल होना था, 1 मिनट सॉरी, वैसे जो इसका एंगल होना था वो होना था हमारे पास 109.5। लेकिन एक लोन पेयर के आने से इसका एंगल क्या हो जाएगा बेटा नाइट्रोजन का? डिक्रीज बाय 2.5। जी, डिक्रीज बाय 2.5। तो इसको आप -2.5 कर दो, आपके पास 107 आएगा। तो अब ये जो आपके पास 2 है ना, ये 107 है। 3 कितना आ रहा है? 109.5 आ रहा है। और 1 कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। तो ये कौन सा होगा भाई? बी। बी। बी इज द आंसर। ठीक है, बी इज द आंसर। तो आपने, वैसे ही बहुत जल्दी भी हो सकता है, जब कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा हो 120, जब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा हो तो 109.5। और नाइट्रोजन है उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं बना रहा, आपको पता है एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर को ना भूलिएगा, ठीक है? अक्सर बच्चे लोन पेयर बीच में मिस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जी, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइएगा जी। अब क्वेश्चन नंबर 8, द कॉन्टैक्ट प्रोसेस takes place at a pressure between 100,000 Pascal and 200,000 Pascal. A catalyst is used. Which statement is correct? A V2O5, अच्छा आपने देखना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है।
A V2O5 catalyst is added to increase the equilibrium yield. Equilibrium yield बेटा क्या कैटलिस्ट के डालने से प्रोडक्ट बढ़ता है या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है? Rate of Rate reaction. of reaction. इक्विलिब्रियम यील्ड का मतलब है प्रोडक्ट का बढ़ना। Kc की वैल्यू कब बढ़ती है बताओ, या कब कम होती है? ओनली टेम्परेचर कैन चेंज। कैटलिस्ट का कोई लेना देना नहीं है भाई, कैटलिस्ट कभी भी आपका प्रोडक्ट बढ़ाता नहीं है। यहाँ जो यील्ड है ना, यील्ड मीन प्रोडक्ट, तो कैटलिस्ट के डालने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, प्रोडक्ट नहीं बढ़ता, तो ए इज द रॉन्ग। अब देखो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बात कर रहा है, किस स्टेप में वैसे बताएं, किस स्टेप में कैटलिस्ट यूज होता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में किस स्टेप में कैटलिस्ट यूज होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने। Dioxide formation. जी, 2SO2 प्लस O2 इट गिव्स 2SO3। यहां पर V2O5 यूज होता है और 1 से 5 atm प्रेशर। तो अब देखो, अगर आप चेंज इन प्रेशर करोगे, अगर आप प्रेशर को चेंज करते हो, इंक्रीज करते हो, चलो, तो क्या इक्विलिब्रियम पर फर्क पड़ेगा? यहां पर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है बड़ा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और यील्ड पर फर्क है। यील्ड कहते हैं प्रोडक्ट, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है कि क्या प्रेशर को चेंज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगा या नहीं जाएगा? बताएं। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं, ये बताएं, अगर प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट साइड पे जाएगा, क्योंकि लेसर नंबर ऑफ मोल्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो वो क्या कह रहा है ऑप्शन बी में? ऑप्शन बी में वो कह रहा है कि चेंजेस इन प्रेशर हैव नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर। ये तो गलत कह रहा है भाई, इफेक्ट होगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अच्छा, प्रेशर के बढ़ाने से एक तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर रहा है राइट साइड पर, दूसरा काम क्या हो रहा है बताएं, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। ये कौन इसका आंसर देगा कि प्रेशर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ रहा है भाई? more successful. यस, मोर सक्सेसफुल कोलिजन्स हो रही हैं, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो कह रहा है कि प्रेशर के चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, ये स्टेटमेंट कब ठीक होती, कब स्टेटमेंट ये ठीक होती कि चेंज इन प्रेशर हैव नो इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? अगर इस तरह होता, moles equal होते हैं दोनों side पे. यस, when moles are equal on both sides, मतलब H2 plus I2 it gives 2HI। अच्छा, सी स्टेटमेंट देखें, the equilibrium yield of the reaction is very high under the condition used। ये इसलिए ठीक मैं कर रहा हूं ना बेटा, क्योंकि आयरन कैटलिस्ट इज एडेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो गलत हो गया ना, आपको पता है V2O5 यूज होता है, तो ए बी डी गलत है, तो कौन सा सी सही होगा फिर? C. सी। और आपको पता है बेटा, ये जो रिएक्शन है ना, इसमें आप क्यों इतना ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ाते? चलिए ये बताएं, क्यों मैंने प्रेशर 1 to 5 atm रखा हुआ है, क्या रीजन है? Economic consideration. उसकी रीजन ये है बेटा कि 1 to 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ना आपको 98% SO3 मिल रहा है, तो क्या हमें जरूरत है फिर मजीद प्रेशर डालने की? 100% तो मिल नहीं सकता ना, 100% तो नहीं मिल सकता ना, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो 1 to 5 atm पर 98% मिल रहा है। ठीक है, ये बात आपने ओ लेवल्स में पढ़ी होगी, वो वहां पूछता है आपसे कि क्यों आप प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रहे, तो बड़ा इसलिए सी इज द राइट आंसर। द इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज वेरी हाई अंडर द कंडीशन यूज, मतलब इस प्रेशर पर आपको पता है ना 1 atm में कितने पास्कल्स होते हैं भाई, बता सकते हैं? 101,325. जी, 101,325 पास्कल्स। तो ये बात समझ आ गई ना, मैं सी तक कैसे पहुंचा हूं? तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ए बी डी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ब्रोमीन रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 25 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन 1 देखें, जिसमें ये बिल्कुल वही है रिएक्शन भाई, वो नहीं था जो आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, Cl2 प्लस 2NaOH NaCl NaCl और वाटर, वही लग रहा है मुझे। देखें, Br2 0 Na प्लस Br माइनस। अब NaBrO है ना, इसको NaBrO करके लिख लो। अब इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है भाई? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 माइनस कर दो। अब इन दोनों पर प्लस करना है ताकि ओवरऑल चार्जेस कैंसिल आउट हो जाए। सोडियम 1 प्लस है तो Br प्लस 1 होगा। तो ये देखो, यहाँ पर Br 0 से -1 में जा रहा है, और यही Br 0 से +1 में जा रहा है। ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ये ब्रोमीन रिड्यूस भी हो रहा है, और यही NOBr फॉर्म इज अनस्टेबल। जैसे कह रहा है आप इसको हीट करो ना, इस NOBr को हीट करो तो ये डिकम्पोज हो जाता है। NaBrO हीट, इसको हीट करके आप डिकम्पोज कर रहे हो,
तो ये देखो -1 सॉरी -2 +1 +1। जब आप इसको हीट करके डिकम्पोज करोगे तो NaBr बनेगा -1 -6 +1 +5। ये देखो भाई Br +1 से -1 और Br +1 से +5। तो क्या कहते हैं जी इसके बारे में, विच रिएक्शन आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? जल्दी से बोलिएगा भाई। सर बोथ 1 and 2। बोथ 1 and 2, क्योंकि देखो एक में ब्रोमीन 0 से -1 और +1 में जा रहा है, और दूसरे में आप देखो ये जो आपका NaBrO है इसमें ब्रोमीन +1 था, ये -1 में जा रहा है। दिस इज द रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और +1 से ये आपका +5 में जा रहा है। दिस इज द ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस जब हो तो उसको आप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हो। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये जरा आप लोग बताएं भाई, ये ट्रिकी है। शाबाश, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। कौन बताएगा जी इसका आंसर? सर बी। ए क्यों नहीं है? सर क्लोरीन 35 है ना। एटम की बात कर रहा है। ये क्लोरीन 35 एटम। यस। देखो पहले तो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होती है? एवरेज वेटेड मास ऑफ यस वेटेड एवरेज मास, वेटेड एवरेज मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स, तमाम आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द कार्बन 12। आगे आपने पूरा बताना होता है। अब देखो यहां पर ये स्पेसिफिकली क्या तमाम क्लोरीन एटम की बात कर रहा है, क्या तमाम आइसोटोप्स की बात कर रहा है, या एक आइसोटोप की बात कर रहा है? ये बताओ। एक आइसोटोप। अगर वो तमाम आइसोटोप की बात कर रहा होता तो वो कैसे लिखता? रिलेटिव हाँ? अबंडेंस। नहीं, वो इस तरह लिख देता ना। वो अगर क्लोरीन लिखता ना बेटा, क्लोरीन अगर ऐसे लिखता बस क्लोरीन, तो फिर हम कह लेते कि भाई क्लोरीन के अंदर तमाम आइसोटोप आ गए, 35 भी 37 भी, फिर तो ये बात ठीक थी। लेकिन जब उसने यहाँ स्पेसिफाई किया कि मैं भाई क्लोरीन 35 वाले आइसोटोप की बात कर रहा हूं, तो ये इसका करेक्ट क्या होना चाहिए था? इसका आंसर ये होना चाहिए था द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35 एटम इज, क्या होना चाहिए था? 35। उसने ये जो 35.5 लिखा है ना, ये बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास है। दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। लेकिन ये क्लोरीन 35 का नहीं है, ये क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का मिलाकर है। ये डिफरेंस समझ आ रहा है ना? द रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, उनका एवरेज मास होता है। ये तो एक आइसोटोप का कह रहा है, तो ये गलत है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज दिस। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला मास पीरियोडिक टेबल से आप देखो, कैल्शियम 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। बेटा कैल्शियम का क्या है जरा बताएंगे? 40.1। 40.1। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। तो आप इसको ऐड कर लो, क्या आएगा? 100.1। तो दिस इज द राइट आंसर। सी क्यों रॉन्ग है जरा देखो। सी में उसने कहा है द रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ मैग्नीशियम 24 एटम इज 24.3। और भाई यहां पर वो एक आइसोटोप की बात कर रहे हैं ना, कि इस मैग्नीशियम 24 जो आइसोटोप है इसका मास कितना है? तो कितना मास है भाई इसका बताएं जरा। 24। 24। ये 0.3 नहीं लिखना चाहिए था। ये स्टेटमेंट दो तरीके से ठीक हो सकती थी। अगर तो वो यहां लिखता द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, यहां पर 24 ना लिखता, सिर्फ मैग्नीशियम लिखता। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम एटम इज 24.3, तब मैं ये कहता ठीक है। लेकिन वो यहां पर इस मैग्नीशियम आइसोटोप की बात कर रहा है, तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास 24 होगा, 24.3 नहीं होगा। तो दिस इज रॉन्ग। और द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा भाई? 16 टाइम्स 2 कर लो तो 32 होना चाहिए था, 16 नहीं होगा, 32 होगा। तो ये भी रॉन्ग है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आयोडीन एंड प्रोपानॉन react according to the following reaction if the concentration of propanon is increase, इसकी कंसंट्रेशन बड़ा बढ़ा रहा है, कीपिंग द टोटल रिएक्शन वॉल्यूम कांस्टेंट। अच्छा वॉल्यूम एक उतना ही रखा हुआ है, सिर्फ कंसंट्रेशन बढ़ाई है, मतलब प्रोपानॉन उसने और डाल दिया बीच में, सॉलिड फॉर्म में डाल दिया होगा ना। द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। बड़ा बताओ
प्रोपानोन की कंसेंट्रेशन बढ़ाने से, प्रोपानोन की कंसेंट्रेशन बढ़ाने से इनिशियल रेट क्यों बढ़ेगा? व्हाट कुड बी रीजन? More अच्छा, successful. अगर आप एक पढ़ो, अगर आप ऑप्शन 1 पढ़ोगे आपको ये ठीक लगेगा, आप कहोगे यार ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ कोलिजन आर सक्सेसफुल एट हायर कंसंट्रेशन। एक मिनट, इसको ऐसे ही रखते हैं। द पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट, ये तो बिल्कुल फजूल बात कही है इसने कि हायर कंसंट्रेशन पर पार्टिकल मजीद दूर चले जाते हैं, गलत। द पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी एट हायर कंसंट्रेशन, ये भी बेटा इसने फजूल बात बताई है। कंसंट्रेशन के बढ़ाने से एनर्जी का क्या ताल्लुक है भाई? वो तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी वगैरह बढ़ेगी ना, तो ये बी और सी तो बिल्कुल रॉन्ग है। अब आप देखो, देयर आर मोर कोलिजन्स पर सेकेंड बिटवीन द पार्टिकल्स एट हायर कंसंट्रेशन। आप मुझे ए और डी में से बताओ कि ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन किधर है? D. क्यों? वो रेट की बात कर रहे पर सेकंड पे। per second. शाबाश, वो रेट की बात कर रहे हैं भाई। देखो ऊपर क्वेश्चन में रेट पूछ रहा है ना, तो रेट क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर उसने टाइम की बात की है कि अब एक सेकंड में ज्यादा कोलिजन्स होंगी। ए में तो वो टाइम की बात नहीं कर रहा, तो इसलिए डी इज द राइट आंसर। तो ये थोड़ा बारीक सा डिफरेंस है, लेकिन इसलिए कभी भी पहला ही ऑप्शन पढ़ते हैं साथ ही टिक मत कर दीजिए करें, पहले देख लिया करें कि बाकी ऑप्शन में कहीं उससे भी बेहतर आंसर लग रहा है तो उसको आप सही करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बड़ा इसका जरा आप लोग बताएं, शाबाश, इस पे आप लोग जरा रोशनी डालें ना, इसमें क्या किया आप लोगों ने? आंसर कहाँ ए से है। ए भाई? एक्सप्लेन भी करो ना, 14 कैसे कैसे ए है? सर 5 6 7 8 की एनर्जी बहुत सेम थी, तो इट शुड बी 14। बाकी बच्चे भी इस आर्ग्यूमेंट से एग्री कर रहे हैं भाई, ये जो तुमने दिया है आर्ग्यूमेंट? सर तब मैंने भी यही किया था क्योंकि 5 6 7 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दरमियान में सब में 4000 की गैप थी, तो मैंने कहा कि ये 14 होंगे। देखिए जी, four successive ionization energy of element E is shown. Element E is in period 3 of the periodic table, third period में है। In which group of the periodic table E? 14 मतलब ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7। आपको पता है कि जब बिग जंप आए ना तो शेल चेंज हो रहा होता, ठीक है ना? जिस तरह ये है ना बेटा, वन टू थ्री फोर। देखो जब मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा यहां से, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। जब ये चौथा इलेक्ट्रॉन मैं निकाल लूंगा ना, तो जब मुझे पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा वो इनर शेल से निकालना होगा भाई। पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना होगा इनर शेल से, फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब मैं पांचवा इलेक्ट्रॉन इनर से निकालूंगा तो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो यहां पर अगर आप इसके जंप देखो जरा एक मिनट के लिए, देखो उसने कहा है कि पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी, जरा छठा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी है? 4000 का डिफरेंस। फिर बेटा 4000 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 5000 का आ रहा है। डिफरेंस तो यहाँ नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर तो बेटा यहाँ आता ना जंप, देखो अगर यहाँ जंप आता ना, मतलब फिफ्थ और सिक्स में जंप आता, तो मुझे फौरन समझ आ जाती भाई। अगर पांचवें और छठे में जंप आ रहा होता ऐसे, मैं कहता है यार अच्छा ये पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 5 इलेक्ट्रॉन तो आपके आसानी से निकल गए। लेकिन जो छठा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए लॉट ऑफ एनर्जी। तुम फिर क्या होना था? फिफ्थ और सिक्स में बिग जंप आना था, लेकिन यहाँ बिग जंप नहीं है ना, फिफ्थ सिक्स में आ रहा है, तो इसका मतलब है ग्रुप 5 से भी नहीं है, सिक्स और सेवंथ में कोई बिग जंप नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ग्रुप 6 से भी नहीं है, ग्रुप 7 और 8 में भी कोई बिग जंप नहीं आ रहा, ग्रुप 8 ग्रुप 7 में सर भी नहीं मैंने है। जी डी बेटा। किया है। सर मैंने डी किया, इसकी वजह ये थी कि 7 से 8 में 5000 का गैप है, लेकिन बाकियों में कम और है नहीं इससे भाई, तो। और नहीं भाई, इतना डिफरेंस नहीं मैटर करता। वो जो बिग सर जंप होता है, वो बिग जंप का मतलब होता है कम से कम 3 से 4 गुना। मतलब अगर 5000 आ रहा है तो वो 20,000 पे चला जाए या 25,000 पे चला जाए, ये बिग जंप होता है। ये 1000 का आगे पीछे होना ये मैटर नहीं करता बेटा। जी बेटा पूछे। सर क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो बिग जंप है वो ऑलरेडी फोर्थ या थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में आ चुका है और वो उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ? नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, यहाँ आंसर तक कैसे पहुंचेंगे मैं बताता हूँ। ये देखिए आंसर तक बेटा ऐसे पहुंचेंगे
कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चले मैं आखिरी शेल में ना यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, थर्ड पीरियड में ये देखिए ये 3 कर दिए। बड़ा ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। जब ये फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी के बाद जब मैंने सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो बताएं सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बहुत ज्यादा एनर्जी देनी चाहिए थी या नहीं मुझे? जी बेटा, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है वो मुझे बताएं कि सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ये जो ब्लैक कलर से मैं शो कर रहा हूं, क्या सिक्स आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस केस में जो मैंने एटम ड्रॉ किया जी होनी चाहिए। होनी चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर बिग जंप है? नहीं सर, मतलब उसके अगर 4 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब ओहो, अगर 4 वैलेंस उस पे मैं आ रहा इलेक्ट्रॉन्स हूँ बेटा, होते। उस पे मैं आ रहा हूँ ना, उस पे मैं आ रहा हूँ, पहले मेरी बात का जवाब दें। क्या यहाँ पर बिग जंप है? नहीं, नहीं है। कितना जंप आ रहा है इधर? 4000। 4000। 4000 का। अच्छा, अब देखें, अगर आप समझते हैं जी आपका एलिमेंट ग्रुप 6 में है, सपोज ग्रुप 6 में है जी, 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह है। अगर ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। अब जो छठे के बाद सातवां इलेक्ट्रॉन था ना, सातवां इलेक्ट्रॉन, छठे के बाद जो सातवां इलेक्ट्रॉन था, सेवेंथ आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए थी क्योंकि वो इनर शेल में है। क्या बिग जंप है? नहीं, नहीं है, वही 4000 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, सातवें से आठवें में जाने के लिए कितना डिफरेंस आ रहा है? 5000। बिग जंप नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है ना ई, ये ना ग्रुप 5 से है, ग्रुप 15 से भी नहीं है, ना ये ग्रुप 6 से है, तो ग्रुप 16 भी निकल गया, ना ग्रुप 7 से है तो 17 भी निकल गया। तो पीछे क्या बचा? बेटा पीछे कौन सा सर ग्रुप बच गया 17 क्यों फिर? नहीं होगा? क्यों 17 में कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा? क्या बिग जंप आ रहा है? जी नो सर। बेटा, बिग जंप का मतलब पता है ना? बिग जंप का मतलब ये होता है कि 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, ये बिग जंप होता है ना। बिग जंप कब आता है? जब शेल चेंज होता है। तो जब शेल चेंज होगा तो 1000 का डिफरेंस नहीं आएगा। ये तो यहाँ पर सिर्फ 1000 बढ़ रहा है, वो तो जनरली बेटा बढ़ रहा होता है। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो बिग जंप का मतलब ये होता है कि कम से कम 4 टाइम्स या 3 टाइम्स एनर्जी आपकी जंप करती है, बढ़ती है, ठीक है। तो इसलिए अब मैं ग्रुप 4 पर आ रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ एलिमेंट ई ग्रुप 4 से था और वो उसने मेंशन नहीं किया हुआ। अब अगर आपके जेहन में ग्रुप 3 या ग्रुप 2 आ रहा है, वो तो बेटा ऑप्शन में नहीं है ना। तो जब ये 3 निकल गए तो लिहाजा आप ग्रुप 14 का आंसर नहीं करेंगे, बताएं। जब 3 रॉन्ग हो गए तो ग्रुप ए आंसर नहीं होगा आपका, ऑप्शन ए। बोलिएगा। जी सर। अच्छा, अब बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। In this question, you should assume the gas form behaves an ideal gas. PV is equal to nRT लगाना पड़ेगा लगता है हमें इसमें। मैग्नीशियम और HCl का रिएक्शन हो रहा है। चलें जिसको जरा साइड पे कर लेते हैं इस तरह। Mg प्लस 2HCl, MgCl2 प्लस H2। मैग्नीशियम लिया हुआ 1.7, बेटा इसके मोल निकाल लोगे 24.3 है ना मैग्नीशियम? 0.0699 0.0699। 069 और HCl के बेटा मोल कितने आ रहे हैं जरा बताओगे इसको? 50 0.11 टाइम्स 2.2 डिवाइडेड बाय 1000 कितने आ रहे हैं? 0.11 अब देखो, पहले तो आपने ये डिसाइड करना है इसने लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। जब किसी रिएक्शन में उसने दोनों मोल्स आपको बता दिए हो ना, दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स, तो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करते हो कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। देखो, अगर एमजी के मोल है ना 0.0699, तो HCl के मोल कितने होने चाहिए थे? बोलिएगा जरा। HCl के मोल इसके क्या 2 गुना नहीं होने चाहिए थे? 2 टाइम्स। यस सर। तो अभी देख लेते हैं कि 0.0699 को मैं टाइम्स 2 कर रहा हूं, तो बेटा पता है कितने मोल होने चाहिए थे HCl के? HCl के मोल होने चाहिए थे
सर इस पॉइंट को रिपीट करें 0.1398। जी बेटा, सर इस पॉइंट को रिपीट करें कि डबल क्यों होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि जब किसी रिएक्शन में एग्जामिनर ने आपको दोनों रिएक्टेंट्स के मोल दिए हो, mg के मोल्स भी दिए हुए हैं ना, कितने बोलें जरा, mg के कितने मोल हैं भाई? जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है वही जीरो आंसर दिया पॉइंट करे। जीरो सिक्स नाइन और HCl के मैंने निकाल लिए, कंसंट्रेशन दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया था, डिवाइड बाय 1000 कर दिया। तो बेटा जब दोनों चीजों के मोल दिए हो तो हम ये देखते हैं इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है वो मैं भी चेक कर लेता हूँ। मैग्नीशियम और HCl में मोलर रेशियो है 1:2, मतलब जितने मोल मैग्नीशियम के होंगे HCl के मोल उसके डबल होने चाहिए। तो बेटा तो ये देखिए मोलर HCl, रेशियो कहाँ से मिलेगा? ये इक्वेशन से पता चला ना भाई। mg और HCl में मोलर रेशियो क्या है? 1:2 है। अगर mg का 1 मोल होगा तो HCl के 2 मोल यूज होंगे, नहीं? ओके तो ठीक है। अगर बेटा मैग्नीशियम के मोल 0.0699 आप यूज कर रहे हो तो HCl के कितने होने चाहिए थे फॉर द कंप्लीट रिएक्शन? 0.139। जी, क्या 0.1398 है या नहीं है? बोलो 0.139 क्या चीज है? बेटा, ध्यान से बैठे ना भाई। मैग्नीशियम के मोल्स 0.0699 है। जी सर। 0.0699 मोल्स अगर मैग्नीशियम के हैं तो फॉर द कंप्लीट रिएक्शन का मतलब है जिसमें मैग्नीशियम सारे का सारा यूज हो जाए, फॉर द कंप्लीट रिएक्शन HCl के कितने मोल होने चाहिए? उस HCl के 2 मोल्स है ना, तो यहाँ पे 0.139 होगा। जी, उसका डबल होना चाहिए, mg का डबल। तो अब 0.0699 का डबल करें तो 0.1398 आता है। इतने मोल्स मैग्नीशियम के HCl के होने चाहिए। क्या HCl के ओके इतने मोल्स हैं या नहीं है, बताएं। नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि HCl इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बेटा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है ना उससे कैलकुलेशन करते हैं आप। मेनली जो आपका ओके प्रोडक्ट बन रहा होता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल कर रहा होता है। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। तो बताओ जी, अगर HCl के मोल्स आपके पास अब 0.11 है तो H2 के कितने मोल होंगे भाई? H2 के रेशो देख ले क्या है इसमें, रेशो क्या है भाई HCl और H2 में? 2:1. 2:1। तो इसका हाफ होगा 0.11 डिवाइडेड बाय 2। तो 0.11 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आएगा आपके पास 0.055 मोल्स। अब आप बेटा ये फॉर्मूला लगाओ, PV इज इक्वल टू nRT, और वो क्या वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम आपका सब्जेक्ट बन जाएगा nRT ओवर P। तो बेटा इसमें वॉल्यूम, अच्छा आपके पास जो आंसर आएगा वो आखिर में क्यूबिक मीटर में आ रहा होगा, आपने उसको क्यूबिक डेसीमीटर में लेके जाना होगा। n इज द नंबर ऑफ मोल्स, तो 0.055। आर जनरल गैस कांस्टेंट है 8.31। टेम्परेचर इन केल्विन उसने दिया हुआ है 303 केल्विन, और प्रेशर भी इसने बेटा पास्कल्स में दिया हुआ है, आपको कोई कन्वर्जन नहीं करनी, 110400। अब जो वॉल्यूम आएगा वो क्यूबिक मीटर में आएगा, उसको क्यूबिक डेसीमीटर में लेके जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दीजिएगा। 0.055 टाइम्स 8.31 into 303 डिवाइडेड बाय 110400। बेटा ये मेरे पास आंसर आ रहा है यहाँ पर 0.0012544 क्यूबिक मीटर। इसको डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 1000 करने जा रहा हूं। बेटा मल्टीप्लाई बाय 1000 क्यों करूंगा बोले? ये क्योंकि आंसर यहाँ सारे यूनिट्स क्यूबिक डेसीमीटर में दी हुई हैं। तो क्या आंसर आ रहा है जी बताइएगा? आंसर ए होगा। यस, 1.25 आ रहा है, तो 1.3 इज द आंसर। मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है आपने, ठीक है जी। उम्मीद है समझ आ गया होगा सर भाई, अगर हम समझ आ गया कि HCl के नहीं? यूज करेंगे मोल्स, सर अगर जी हम बेटा, HCl के मोल्स यूज करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। तो HCl के ही यूज किए हैं बेटा। बच्चा आप उसको डिवाइड बाय 2 भी किया है ना? तो डिवाइड बाय 2 करना है ना, क्योंकि 1:2 रेशो है। ठीक है सर। HCl में और H2 में मोलर रेशो क्या है?
हाँ 1:2। जी, तो HCl के जितने मोल यूज होंगे H2 का उसका हाफ बनेंगे। तो आपको बिल्कुल हाफ करना है। आप क्या कह रही हैं कि अगर हाफ नहीं भी करेंगे तो सही सही आंसर आएगा? जी सर। तो वो मेरा नहीं ख्याल आपका सही आंसर आएगा, लेकिन अगर आ रहा है तो वो गलत मेथड है भाई, ठीक है ना? अगर वैसे आना नहीं चाहिए, मेरा नहीं ख्याल कि बेटा सही आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपको हाफ करना है। HCl के जितने मोल बनेंगे H2 उसका हाफ हो रहा है। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्लोरीन डाइऑक्साइड reacts with aqueous sodium hydroxide to produce water and a mixture of two sodium salt NaClO and NaClO2 and NaClO3. What is the molar ratio of NaClO2 and NaClO3 in the mixture? पहले इक्वेशन लिखते हैं ना, ClO2, जरा पीछे से लिखते, ClO2 प्लस NaOH, H2O बन रहा है, NaClO2 और NaClO3। What is the mole ratio of NaClO2 to NaClO3 in the product mixture? ये आपने बताना है जी। अच्छा, इसका बेस्ट मेथड ये होता है बेटा कि आपने इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे आ जाओ। देखो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, ये -2 है ना, ये -4, तो क्लोरीन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी भाई क्लोरीन की यहाँ पर? +4, ठीक है। यहाँ आप देखो, अगर ये -2 है, ये -4, सोडियम +1, तो यहाँ क्लोरीन क्या होगा बोलो? +3। और NaClO3 में ये -2, ये -6, सोडियम +1, और ये क्या होगा? +5 होगा। अगर आप क्लोरीन को देखो तो एक क्लोरीन यहाँ पर +4 से जा रहा है +3 में, बेटा कितने इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर गेन कर रहा है बोलिएगा? 1। गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर आप दूसरे बेटा क्लोरीन को, अच्छा क्लोरीन तो डेफिनेटली यहाँ 2 ही होंगे ना, देखो अभी तो आपको एक नजर आ रहा है ना, लेकिन डेफिनेटली यहाँ 2 मोल या 3 मोल इस तरह कुछ होगा, एक तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि आगे 2। तो यहाँ पर जो दूसरा क्लोरीन होगा, जो सेकंड क्लोरीन है, वो +4 से किस में जा रहा है बेटा? जरा चेक करें। +5। तो ये क्या हो रहा है? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है और एक लूज हो रहा है बेटा, ठीक है। तो ये तो हमें समझ आ गई कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। तो आपको भाई यहां पर इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि लॉस और गेन बराबर हो जाए? किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो नहीं है ना, या है? ये बताएं। नो सर, बस सीधा नहीं, ClO2 के सामने 2 लगा लेंगे। यस। तो अभी हम अगर पूरी इक्वेशन को चलें बैलेंस कर लें, तो आपके पास प्रोडक्ट वाली साइड पर देयर आर 2 क्लोरीन्स, यहां मैं 2 लगाता हूं। सोडियम भी आपको 2 नजर आ रहे हैं, यहां 2 लगाता हूं। तो आप देखें 2 2 4 5 6। आप जरा चेक करें, इक्वेशन बैलेंस है भाई, और इसमें 1:1 रेशो आ रही है, 1:1। जी बेटा देखें, चेक कीजिएगा जरा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, जरा चेक कर लें एक दफा। जी सर। 2ClO2 plus 2NaOH, it gives water, 1 mole of NaClO2, 1 mole of NaClO3। क्योंकि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप कॉमन सेंस यूज करें कि प्रोडक्ट वाली साइड पर 2 क्लोरीन है तो ClO2 के पीछे 2 लगा दिया, और 2 सोडियम के सॉल्ट्स हैं तो NaOH के पीछे भी 2 लगा दिए। कॉमन सेंस है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके लिए बेस्ट ये कि मैं यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाता हूं, ऐसे करके। ये आपकी एनर्जी है, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। पहले इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझते हैं। कह रहे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। बेटा ज्यादा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी है? इतनी है। देखो ये जो है ना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो बेटा मैंने आपको यहां पर लाइन ड्रॉ की है ना, ये सर मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबल मीन के, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक क्लास में जो ज्यादा बच्चे होते हैं वो एवरेज किस्म के होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं बहुत शार्प होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो बिलो एवरेज होते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे किस तरह के होते हैं? एवरेज। तो यहां पर भी वो कह रहे हैं कि जो ज्यादा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है वो किस तरह की है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लोवेस्ट है या हाईएस्ट है, वो आपने बताना है, मोस्ट प्रोबेबल। ओके। तो बेटा इसमें पहली चीज तो आप एक मिनट ये नोट करें ना, ये जो मैंने यहाँ आपको बताया है कि हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो आप कह रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इज द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। वो ये आ रही है बेटा, ये मैं इसको कहता हूं, ये आपके पास आ रही है मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। ज्यादा मॉलिक्यूल्स की ये एनर्जी है ना बेटा, ये देखो ये वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है भाई आपको, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है वाई एक्सिस पर। तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कहां पर है? इतनी है ना भाई, ये बताएं। अब वो कहते हैं कि what effect does this have on the number of molecules with most probable energy and on the number of molecule with higher energy? बी होगा आंसर। एक मिनट बेटा, हाँ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, द टेम्परेचर ऑफ एन सैंपल ऑफ एन इनर्ट गैस इज इंक्रीज, अगर आप बेटा टेम्परेचर बढ़ाओ, तो मैं रेड कलर से जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये इंक्रीज टेम्परेचर की है, राइट? देखना जरा, अब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टॉप ऑफ द कर्व ड्रॉप हो जाएगा, टॉप ऑफ द कर्व ड्रॉप होगा। तो अब बेटा कि जो मेरे पास मोस्ट प्रोबेबल जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थी, मतलब एनर्जी पोजेस बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बेटा बताएं। ये मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पर, रेड रेड लाइन, ये बताएं, एक ब्लू लाइन है और एक रेड, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां आ रहे हैं बेटा? रेड रेड लाइन में आ रहे हैं या ब्लू लाइन? ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ब्लू। वाई एक्सिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता रहा है। देखिए मैंने एक ब्लू लाइन को वाई एक्सिस पर टच किया है, दूसरी साइड में रेड लाइन को मैं वाई एक्सिस पर टच कर रहा हूं। ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस किस में आ रहे हैं? ब्लू। ब्लू। ब्लू वाले में। जितना टेम्परेचर कम होगा ना उतने मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। तो और जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जो आपके मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स थे वो शिफ्ट हो जाएंगे हायर एनर्जी पर। अब जरा नोट कीजिएगा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से ये देखो ये मॉलिक्यूल आगे शिफ्ट हो गए, ये देखो जो मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं। अब जरा इसका आंसर देखते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हायर एनर्जी। जी बेटा अब बताएं, अब आप लोग शाबाश इसका आंसर दे दें, क्या होगा इसका आंसर? बी। 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 जी, बी या डी? बी बी। बी इज द आंसर बेटा। इसकी रीजन ये है बेटा, इसकी रीजन ये है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो आपके मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी की क्या कम नहीं हुई? देखो ये कम हुई है ना, ये देखो जरा, ब्लू लाइन ऊपर से नीचे आ गई है। ब्लू लाइन पहले वाई एक्सिस पर ऊपर टच कर रही थी और टेम्परेचर के बढ़ाने से वो रेड लाइन देखो अब टच कर रही है थोड़ा नीचे करके वाई वाई एक्सिस पर। तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी कम होगी है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद हायर एनर्जी इंक्रीज होगी है। देखो ये आपके पास उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अब थोड़ी ज्यादा होगी है हायर टेम्परेचर पर। तो आपको अगर बेटा ये ग्राफ समझ आ रहा है, ये वाला, ये आपके पास एनर्जी होती है, ये इसको आप इस तरह मार्क कर लें, आज के बाद लिख लें इसको, लिख तो बेटा ये वर्डिंग लिख लें, एनर्जी
possessed by the maximum number of molecules at temperature T. इसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, ठीक है। और टेम्परेचर के बढ़ाने से ये मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। ये देखो, ये कम हुई है, डिक्रीज हुई है। समझ आ गई बेटा ये बात? जी। अच्छा, अब चलें जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर विच कंपाउंड इज देयर इज अ ग्रेटेस्ट परसेंटेज लॉस ऑफ मास ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। देखो, ज्यादा लॉस किधर होगा पहले ये डिसाइड करते हैं। कार्बोनेट है और नाइट्रेट है। आपके ख्याल में, मैं चलें पहले एक कार्बोनेट लिखता हूँ और एक नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। पहले कार्बोनेट और नाइट्रेट में डिसीजन लेते हैं ना, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। बताएं जी, आपके ख्याल में, ये तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, आपके ख्याल में ज्यादा लॉस ऑफ मास कहाँ हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट में या कैल्शियम नाइट्रेट में? शाबाश, इसका आंसर दीजिए। कैल्शियम नाइट्रेट। नाइट्रेट। कैसे जी? कैल्शियम नाइट्रेट में कैसे ज्यादा लॉस हो रहा है? नाइट्रेट में दो गैसेस बन रही हैं। लेकिन ये कोई अच्छा तरीका है? हाँ, 1.5 मोल्स। लेकिन इसका बेस्ट मेथड पता क्या है? आप ना इसको, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कैल्शियम नाइट्रेट में लॉस इन मैस ज्यादा होगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्लास के बाद आप इसका ना खुद मैसेज की बेस पर भी देख लीजिएगा। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का लेकर 1 मोल इसका लें बेटा, इसके 1 मोल में कितने आएंगे? 100 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना है आपके पास? 56 ग्राम। और बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम ना, बल्कि अभी कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। ये बेटा आपके पास था जी। टोटल मैस कितना था बताएं? 100.1। यस, 100.1 आएगा तकरीबन। चलो, और लॉस कितना हुआ भाई? 44। 44% आपका यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है। कितना बच गया? मतलब 56 बच गया ना, 56 बच गया कैल्शियम ऑक्साइड। और टोटल कितना था नीचे? 100 इंटू 100 कितना आएगा बेटा? सर ये तो मैथ्स बच गया, लेकिन हमें वो बच लॉस ऑफ गया, ठीक है ना। लॉस मैथ आपको पता चल गया ना, 44% लॉस हो गया आपका। यस सर। इसी तरह आप जरा इसका भी निकाल लो, इसका कितना बच गया है। जो बच जाएगा, सारी बात है, 100 में से उसको माइनस करना है, आपको लॉस भी पता चल जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट का जरा एमआर बताओ कितना होता है कैल्शियम नाइट्रेट? 160.1। 160.1। कैल्शियम ऑक्साइड 56 है, तो इन दोनों का क्या मैस आ रहा है बेटा? मिलाकर इकट्ठा बता दो, माइनस कर दो बस, बताइएगा, बोले भाई। 62। अरे सर 160 ये में से बस माइनस, सर ये 160 में से बस, 164.1 आ रहा है। 52 बन रहा है। ठीक है भाई, तो 164.1। तो ये आपका 108 बन रहा है बेटा, 108। तो आपको, अब आपको आइडिया हो गया कि ज्यादा लॉस किधर हो रहा है? ये बता दो, ज्यादा लॉस किधर हो रहा है? नाइट्रेट। नाइट्रेट में। एक चीज तो हमने तय कर ली कि नाइट्रेट में लॉस इन मैस ज्यादा है। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन पर। वो कह रहा है कि इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट को तो हम निकाल देते हैं ना। फॉर विच कंपाउंड इज देयर अ ग्रेटेस्ट परसेंटेज लॉस ऑफ मास ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अब आपको पता है कि थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? बढ़ती है, कम होती है बेटा? थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। हाँ, मैग्नीशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट है, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप बेटा इसको हीट करते हैं ना, सपोज तीनों को आपने एक जितना हीट किया, तीनों को एक जितना हीट किया, तो सबसे कम कौन डिकम्पोज होगा?
स्ट्रोंशियम Strontium. नाइट्रेट लेस डिकम्पोज होगा। एक जितना हीट कर रहे हो, सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन मैग्नीशियम नाइट्रेट में होगी, मोर डिकम्पोजिशन। तो अब बेटा आप बताओ कि ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ मैस किधर होगा, कैल्शियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम नाइट्रेट? Magnesium nitrate. अच्छा, इसमें ना एक और तरीके से करते हैं, एक और तरीके से इसका आप जरा अगर वो कर लो ना बेटा, दोनों की एमआर से एमआर से, परसेंटेज शाबाश, एमआर से कर लो, एमआर से करो, एमआर से जरा जल्दी से करके बताओ, एमआर से करो। देखो जिसका एमआर ज्यादा होगा ना, जरा एक दफा बेटा इसको एमआर से भी कैलकुलेट करके मुझे बताओ। कैल्शियम नाइट्रेट का 66% है। ठीक है, नहीं सर मेरे तो 38 और 43% नहीं आ नहीं, रहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप लोगों का ठीक आ रहा है ना। इसको आप लोग जब कैल्शियम नाइट्रेट को डिकम्पोज कर रहे हैं तो क्या मैस आ रहा है, शाबाश बताएं। कैल्शियम नाइट्रेट का परसेंटेज लॉस इन मैस कितना आ रहा है? 38% आ रहा है। कैल्शियम नाइट्रेट का 38%, और मैग्नीशियम नाइट्रेट का 43%। बाकी बच्चे भी चेक कर ले बेटा। सर एक सेकेंड। मुझे लग रहा है कोई मसला होगा इसमें। जल्दी से चेक करें। सर कैल्शियम का तो मेरा 66 आ रहा है। मैं कर लेता हूँ मैडम। देखिए एक तो मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, मैं वहां से असल में एक और चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हमें ये पता है कि इसमें लेस डिकम्पोजिशन होगी, लेस डिकम्पोजिशन, ठीक है, और इसमें मोर डिकम्पोजिशन होगी। तो जब मोर डिकम्पोजिशन होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ मैस है वो और सर आपका मैग्नीशियम मैग्नीशियम का नाइट्रेट में होगा। 73 है। जी क्या होगा? मैग्नीशियम का 73% परसेंटेज लॉस है, यानी उसका ज्यादा है उससे, कैल्शियम से। बाकी बच्चों का भी यही आ रहा है बेटा? यस सर। लेकिन इसका बेस्ट यही है कि आप इसको जुबानी भी कर सकते हैं ना इस तरीके से कि देखो वो कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट लॉस कहां पर होगा भाई? जो मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है वो आपका लेस स्टेबल टू हीट है, इसको हीट करेंगे ये ज्यादा डिकम्पोज होगा, रेडिली डिकम्पोज होगा। स्ट्रोंशियम नाइट्रेट जो है या कैल्शियम नाइट्रेट डाउन द ग्रुप आते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, आप हीट करेंगे तो इतना ज्यादा डिकम्पोज नहीं होगा, लॉस इन मैस कम होगा, ठीक है ना। अच्छा, दी सॉलिड्स sodium chloride and sodium iodide both react with concentrated sulfuric acid at room temperature. With NaCl, the products are NaHSO4 and HCl. ये आपको याद है ना बेटा कि इस तरह का रिएक्शन आपने पढ़ा था NaCl और H2SO4 का, जिसमें NaHSO4 बनता था और साथ में HCl बनता था, और हम कहते थे HCl और H2SO4 आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जरा रीजन बताएंगे भाई, क्यों रिएक्शन नहीं होगा HCl और H2SO4 का? Fluoride is not a strong oxidizing reducing. रिड्यूसिंग एजेंट, या इसके ऑपोजिट ये भी कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड कोई इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि वो क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर सके इनटू द क्लोरीन। लेकिन NaI के अंदर जब H2SO4 का रिएक्शन होता है तो NaHSO4 बनता है और साथ में HI, और ये जो HI बन रहा है ना, ये HI क्या करेगा, H2SO4 से रिएक्शन करेगा और फिर I2 बनेगा, SO2 बनेगा, सल्फर बनेगा, H2S बनेगा। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस डिफरेंस इन द प्रोडक्ट? C. क्लोराइड आयन विल डिस्प्लेस द आयोडीन, बिल्कुल फजूल बात कर रहा है। हाइड्रोजन क्लोराइड इज मोर वोलेटाइल, गलत, बिल्कुल कोई लिंक नहीं है इसका। आयोडाइड आयन आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन क्लोराइड, बिल्कुल ठीक है बेटा। आयोडाइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस करेगा, या वो ये भी पूछ सकता था कि सल्फ्यूरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू द आयोडीन, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, देखो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड के नेचर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉट अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। SiO2 has a melting point of 1713 degree
it react with hot NaOH to form sodium silicate and water. No reaction occur when SiO2 is added to hot H2SO4. What can be deduced from this information? C. देखो, एक तो वो बता रहा है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होने से मतलब ये हुआ कि वो आपसे सिंपल तो नहीं हो सकता, जॉइंट हो सकता है भाई, इनमें से कहीं हो। दूसरा, वो NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये एसिडिक होगा ना भाई, क्योंकि एसिड के साथ तो रिएक्शन नहीं कर रहा ना। एम्फोटेरिक तो तब होता जब वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता, वो ओनली बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो एसिडिक इन नेचर। तो सी इज द आंसर। गुड, सी इज द आंसर भाई। सर एसिड बेस या न्यूट्रलाइजेशन का ही मतलब है? बड़ा एसिड अल्कली रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होता है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, एसिड अल्कली। और अल्कली मैंने बताया था पहले भी, वाटर सॉल्युबल बेसिस ग्रुप 1 के या ग्रुप 2 के जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनको आप अल्कली बोलते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर का बनना लाजमी होता है। आपको याद नहीं, आपने न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अल्कली नॉट बेस। और अल्कली का मतलब है ग्रुप 1 ग्रुप 2 के सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाएं। एलिमेंट X has the second largest atomic radius in its period. An atom of X has 3 occupied electron shell only. इसका क्या मतलब है भाई इस लाइन का? An atom of X has 3 occupied electron shell, तो मतलब तीसरे पीरियड में है, थर्ड पीरियड। The oxide of X is shaken with water. अच्छा, ये भी यहां पर बता रहा है एलिमेंट X has the second largest atomic रेडियस इन इट्स पीरियड। तो जरा यहां से बेटा गेस करो, ये जो एलिमेंट है सेकंड लार्जेस्ट, किसी भी पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका होता है? जो एलिमेंट लेफ्ट साइड पर होता है या राइट साइड पर होता है बेटा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट। तो अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सोडियम। फिर मैग्नीशियम। सेकंड लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस तो मैग्नीशियम है, और फिर वो उसका ऑक्साइड कह रहा है, इसका ऑक्साइड। तो इसका ऑक्साइड जो है ना वो MgO हो गया, और MgO को बेटा जब वो वाटर में डालेगा तो क्या बनता है भाई? MgOH होल ट्वाइस। क्या ये वाटर सॉल्युबल है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा, या हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है? डाउन द ग्रुप बढ़ती है। तो ये इतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं है भाई। अगर ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता तो पीएच क्या होनी थी? 14। लेकिन ये इतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, स्लाइटली सॉल्युबल है, तो पीएच क्या होगी? बेसिक। न्यूट्रल तो नहीं हो सकती ना, न्यूट्रल तो नहीं होगी ना, बेसिक तो होगी, क्योंकि MgOH बन रहा है और ये कुछ ना कुछ वाटर में डिसॉल्व होगा और लिहाजा OH आइंस को जनरेट करेगा। तो लिहाजा 9 इज द आंसर। Which emission from an internal combustion engine contributes to the erosion of the marble statues? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कैसे भाई? सर वो आगे जाकर उसकी वो जब वो वो HNO3 की वो एसिड बनाएंगे तो उसकी एसिड रेन एसिड रेन, यस, शाबाश, एसिड रेन। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाएगा, उससे एसिड रेन तो नहीं होती ना, टॉक्सिक है, अलग बात है, लेकिन वो कह रहा है इरोजन ऑफ मार्बल स्टैचूज। नाइट्रोजन रिएक्शन ही नहीं करेगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, जब इंजन में इंटरनल कंबस्टन होती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी। अगर कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं लगा हुआ गाड़ी में तो NO2 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनता है जी? नाइट्रिक एसिड बनता है, HNO3। ठीक है, तो ये आपके सर पास लेकिन एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड नहीं बनता? कार्बोनिक एसिड बनता है, लेकिन कार्बोनिक एसिड तो नॉर्मल रेन में भी होता है ना। जिस रेन में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होगा उसको हम एसिड रेन कहते हैं। जनरली जो आम आपके पास रेन हो रही है, कार्बोनिक एसिड की थोड़ी अमाउंट उसमें होती है। अलबत्ता कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में इतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन जो नॉर्मल रेन होती है उसमें H2CO3 तो होता है। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में क्या बहुत ज्यादा सॉल्युबल है? नहीं। फिजी ड्रिंक्स आपके सामने एग्जांपल है, जैसे आप फिजी ड्रिंक्स को ओपन करते हैं, देखें ना किस तरह गैस बाहर निकल जाती है, तो वो प्रेशर के साथ आपने उसको फिल किया हुआ है ना,
तो ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है, तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली रेन है ना, जिसमें कार्बोनिक एसिड है, उसको आप एसिड रेन नहीं कहते। एसिड रेन के लिए कंडीशन है कि या सल्फ्यूरिक एसिड हो या नाइट्रिक एसिड हो, बस। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर मेरा। जी बेटा। कार्बोनेट्स कार्बोनेट्स बेसिक होते हैं। कार्बोनेट्स आर बेसिक, क्यों? क्योंकि कार्बोनेट्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि कार्बोनेट्स कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन। कार्बोनेट्स प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो इसलिए बेसिक है। ऑल कार्बोनेट्स आर बेसिक भाई, ओके। ठीक है। जी सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 पर आए। The diagram shows the melting point of the 8 element with consecutive atomic number. Which element could be sodium? अच्छा, ये इस तरह के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, बताएं। सी। देखें, इसका पहले थिंकिंग प्रोसेस भी थोड़ा सोचें ना। अब वो कह रहे हैं जी मेल्टिंग पॉइंट आपने बताना है कंसेक्टिव एटॉमिक नंबर का, और कौन सा सोडियम है। अब आपको पता है बेटा, आप ना पहले अपने माइंड में ये लेकर आए भाई, ये जो थर्ड पीरियड है इसका कैसे होता है मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड। सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, ये सिलिकॉन है, ये फास्फोरस, ये सल्फर, ये क्लोरीन। आपको पता है सोडियम मैग्नीशियम में मेटालिक बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग, और एल्यूमिनियम में और स्ट्रॉन्ग, और सिलिकॉन जाइंट कोवलेंट, और देन फास्फोरस, देन सल्फर, देन इस तरह ये होता है ना बेटा। जरा बताएं, ये तो बल्कि आपका पेपर 2 में भी आया था। यस सर। अब आप जरा देखें, अगर आप इसमें सोडियम ढूंढना चाहते हैं, ये ए तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि सोडियम के बाद कंसेक्टिव मैग्नीशियम आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, तो ए नहीं हो सकता। बी को अगर आप माने, बी से सी, अगर इसको सोडियम मानते हैं, इसको मैग्नीशियम, तो आपको याद है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में इतना डिफरेंस नहीं होता भाई। ये बात आप लोगों को थ्योरी में याद कराई गई होगी। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट में स्लाइटली डिफरेंस होता है, ये बात याद रखने वाली है। मैग्नीशियम और सर अगर एल्यूमिनियम हम के सिंपली जो हाईएस्ट वीकेस्ट में सिलिकॉन ले लें तो फिर उस तरह आसान नहीं हो जाएगा निकालना। उस तरह भी वेल डन, ये भी सारा है, लेकिन आपको मतलब इतना श्योर होगा कि ये वाकई सिलिकॉन है, मतलब बंदा यस इतना श्योर तो नहीं होता ना उस टाइम। तो इसलिए बेस्ट ये है कि आप यहां से लेके चले ना, एक एक को पहले क्रॉस करें। मैंने ए को रॉन्ग इसलिए किया, ए इसलिए रॉन्ग है कि ए के बाद बी, अगर ए सोडियम था तो बी मैग्नीशियम होना चाहिए था, उसका तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो लिहाजा ए नहीं हो सकता। अगर मैं बी को सोडियम मानता हूं तो चलो ठीक है, सी मैग्नीशियम, लेकिन सी के बाद डी मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम का तो इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इनमें स्लाइटली डिफरेंस होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो लिहाजा बी भी नहीं होगा। तो अब मैं फिर दोबारा अपना सीक्वेंस चेंज करूंगा। मैं अगर सी को सोडियम मानूं, डी को मैग्नीशियम, और ये एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन, तो अब बात बन रही है आपका सी इज द सोडियम। सी सोडियम है बेटा। बेटा मेरा नहीं ख्याल ये पूरा पेपर होगा, हम सिर्फ ऑर्गेनिक तक करेंगे, बस 23 तक ऑर्गेनिक फिल कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पेपर थोड़ा मुश्किल है ना। मैं नहीं चाहता सिर्फ आपको आंसर बताऊं, आंसर बताना तो मकसद नहीं है ना, तो इसलिए ऑर्गेनिक कल करेंगे, अभी बस इनऑर्गेनिक वाला खत्म करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन, आईसीएल एंड आईबीआर आर गिवन इन द टेबल। मैं लेकिन आपको ना आज एक पेपर और सेंड करूंगा, वो आप लोगों ने करना होगा, ठीक है ना। आप दो दो पेपर मुझसे आगे जाएंगे। अब देखें, बॉइलिंग पॉइंट ब्रोमीन का 59, आईसीएल का 97 और आईबीआर का 116। Which row explains why the boiling point of ICl is greater than bromine? अच्छा, boiling point of ICl is greater than bromine. ICl has stronger instantaneous dipole. अच्छा, ये बात हम इस तरह गलत करेंगे, पर जरा ICl में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएं, क्योंकि ये जो फोर्स है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। कोई बच्चा ICl में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा कितने आ रहे हैं? ब्रोमीन में आ रहे हैं भाई 35 70। times 2। कितने आ रहे हैं 70। ICl में? आईसीएल में भी 70 है। हाँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो फिर तो इंड्यूस्ड डायपोल सेम होती है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए तो रॉन्ग है, क्योंकि जो इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के पास सेम है। आईसीएल इज परमानेंट डायपोल, ये बात ठीक है। देखो, जिनका बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैंने आपको ये करवाया हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, फिर आप देखोगे पोलैरिटी के, पोलर कौन है, जो पोलर होगा उस पर परमानेंट डायपोल होगी। तो आईसीएल हैज परमानेंट डायपोल, आईसीएल हैज परमानेंट डायपोल, बी और डी में से एक होगा। अब जरा दूसरा देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आईबीआर एंड आईसीएल। बट जरा आईबीआर में बताएंगे, जारी बात है आईबीआर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना, क्योंकि इसमें ब्रोमीन आ गया है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना भाई। कितने इलेक्ट्रॉन है जरा बता सकते हो कोई बच्चा इसमें 88। आईबीआर?
88। तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर। तो IBR हैज स्ट्रॉन्गर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाएं। A solution contain both magnesium ion and strontium ion at the same concentration. The solution is divided into two equal portions. Aqueous sodium hydroxide is added dropwise to one portion. Dilute sulfuric acid is added dropwise to the other portion. Which row is correct? देखो, जब आप मैग्नीशियम है ना, तो ये आपके पास स्ट्रोंशियम है। आपको एक याद रखने, दो ट्रेंड इसमें बेटा असल में वो पूछ रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरी। ये बताओ हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है भाई? बढ़ती है। तो अगर आप मैग्नीशियम में भी और स्ट्रोंशियम में भी दोनों में NaOH डालोगे तो बताओ किसके प्रेसिपिटेट दिखेंगे? ये बता दो। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के प्रेसिपिटेट दिखेंगे क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज लीस्ट सॉल्युबल। तो कह रहा है प्रेसिपिटेट सीन फर्स्ट, पहले आपको मैग्नीशियम के प्रेसिपिटेट दिख जाएंगे। तो ए भी हो सकता है, चलो ए और बी में से नहीं होगा। और फिर कह रहा है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड ड्रॉपवाइज टू वन पोर्शन और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेटा वो आपको सल्फ्यूरिक एसिड कह रहा है, ये बताओ मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, किसके प्रेसिपिटेट जल्दी बनेंगे भाई? बेरियम बेरियम। बेरियम सल्फेट लीस्ट सॉल्युबल है। तो अगर बेटा वो आप सल्फ्यूरिक एसिड डालता है दोनों आयंस के अंदर, मैग्नीशियम में भी स्ट्रोंशियम में भी, तो फिर किसके प्रेसिपिटेट जल्दी बनेंगे? फिर बोलो। अच्छा सॉरी, यहाँ बेरियम नहीं है, सॉरी, बेरियम वो मैग्नीशियम स्ट्रोंशियम का पूछा है। ठीक है, तो बेरियम को निकाल दें, स्ट्रोंशियम को ले लें, तो स्ट्रोंशियम के जल्दी बनेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? बी इज द राइट आंसर, है ना? यस सर। सर मैग्नीशियम के पहले कंसेंट्रेशन क्यों नजर आते हैं कंपैरेटिवली? सॉल्युबिलिटी है ना बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लीस्ट सॉल्युबल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है, बेरियम कंप्लीटली सॉल्युबल है। यही तो रीजन है कि अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डालोगे तो वो इतना ज्यादा बेसिक नहीं होगा। बेटा आज क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई है, उसकी रीजन ये है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि चलो मैकबुक से क्लास लूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो रही। तो कल इंशाल्लाह एग्जैक्ट 4 o'clock क्लास शुरू होगी। ठीक है, ताकि हमारा ना ये कल ऑर्गेनिक के हमने स्टार्ट करने हैं ना, ऑर्गेनिक में आपको पता है टाइम ज्यादा लगता है। और चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह कल अब आपको मैं भी एक पेपर सेंड करूंगा ग्रुप्स में, वो लाजमी